वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6.1 स्टाफिंग। आज इसका हमारा थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर देखो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पोर्शन किया है। सेकंड लेक्चर के अंदर इम्पोर्टेंस से लेकर स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ये वाला पार्ट किया है। और आज थर्ड लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारी स्टाफिंग है इसकी प्रोसेस क्या है और इसके एलिमेंट क्या है। तो ये हमारा 3 लेक्चर के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा दे रखा है पॉइंट स्टाफिंग एज लाइन और एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। 2 पॉइंट है, एज लाइन और एज स्टाफ एक्टिविटी। आपको ये समझनी है, यानी कि एक जो स्टाफिंग का काम करने वाला होता है वो एज ए लाइन कब होता है, लाइन मैनेजर कह लो आप, और एक स्टाफ की तरह वो एक्टिविटी कब करता है। तो ये 2 एक्टिविटी हमें समझनी है। इन दोनों एक्टिविटी को समझने से पहले आपको कुछ और समझना है। देखो आज हम जो स्टाफिंग है इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। तो आज इस स्टाफिंग को हम क्या कहते हैं, जो हमारा मैनेजमेंट है इसका एक फंक्शन है, एक काम है। एक काम मानने के साथ साथ ये प्रबंध का क्या है, एक फंक्शनल एरिया भी है। अब फंक्शनल एरिया तो ये 2 बातें अलग अलग है। काम क्या होता है जिसको हम करते हैं, फंक्शनल एरिया क्या होता है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसी कोई जगह जहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये 2 चीज़ है, इनके बारे में आपको समझना है, इनको लेकर हम ये समझेंगे। तो अब आपको सबसे पहले समझना है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन कितने हैं आपके, 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये है हमारे 5। जैसे ये है और 4 है, सेम उसी तरह से स्टाफिंग भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है। किसका, मैनेजमेंट का। ठीक है। और ये कौन सा है, परवेसिव नेचर का है, यानी कि हर जगह लागू होता है, चाहे वो हमारी बिजनेस यूनिट हो चाहे वो नॉन बिजनेस यूनिट हो, सभी के अंदर स्टाफिंग होती है। यानी कि जहाँ आप मान लो थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करते हैं, एकल व्यवसाय की बात नहीं करते, उसमें भी तो आजकल एकल व्यवसाय में भी तो कर्मचारी अपॉइंट करने लगे। यानी कि आज के ज़माने में अगर कोई व्यवसाय करते हो जिसमें आपके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ये लागू होता ही होता है। और ये जो है हम ले रहे हैं कंपनीज़, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनमें ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। तो ये कौन से नेचर का होता है, परवेसिव नेचर का होता है। परवेसिव नेचर का होने के कारण हम आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के अंदर ये लागू होता है। तो ये था हमारा मैनेजमेंट एज फंक्शन, यानी कि ये एक फंक्शन है। सेकंड आता है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये एरिया कब बन जाता है। मैंने आपको बताया ना कि जहाँ काम परफॉर्म किया जाता है वो प्लेटफॉर्म क्या होता है, एरिया। तो इसका अभिप्राय है उन सभी एक्टिविटी से जो संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। कौन कौन सी एक्टिविटी, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की और पर्सनल की, या पर्सनल में आप कह सकते हो स्टाफिंग। तो ये जो क्या है, उत्पादन करना, विपणन करना, वित्त से विवर्गीय, ये क्या है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। आ गया होगा समझ में, यानी कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शनल एरिया क्या होता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो फंक्शन होते हैं वो तो सभी संगठन के अंदर पूरे किए जाते हैं, पर जो फंक्शनल एरिया है वो सभी संगठन के एक जैसे हो ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि फंक्शनल एरिया अलग अलग संगठन के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें केवल जो हमारा प्रोडक्शन है, उत्पादन की एक्टिविटी होगी।
दूसरा, एक ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ये वाली जो हमारी प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो उसमें परफॉर्म नहीं होगी। तो सीधा सा 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं वो तो सभी संगठन में परफॉर्म किए जाते हैं, पर फंक्शनल एरिया जो है मैनेजमेंट का सभी फर्म्स का एक जैसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं। जैसे एग्जांपल देख के आपको बताया। अब इससे रिलेटेड 2 पॉइंट जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, लाइन और स्टाफ एक्टिविटी, इससे रिलेटेड पॉइंट देखो। ये कई बार 2-2 1-1 नंबर में या 2-2 नंबर में आ जाते हैं। पहला है पर्सनल मैनेजर एज लाइन मैनेजर, यानी कि जो आपका सेवी वर्गीय विभाग का प्रबंधक है वो एज ए लाइन मैनेजर की तरह काम कब करता है? जब ये प्रबंधक नियुक्तिकरण के काम को प्रबंध के काम के रूप में करता है, यानी कि ये पर्सनल मैनेजर स्टाफिंग के काम को एज ए फंक्शन के रूप में, यानी कि मैनेजमेंट के एक फंक्शन के रूप में करता है, तब वो क्या करता है? एक लाइन मैनेजर की भूमिका में होता है। जैसे उस टाइम क्या करेगा? उसका फोकस क्या होगा? केवल अपने काम पे होगा। उसका काम क्या होगा? भर्ती करना, चयन करना, प्रशिक्षण, ये सारे काम करना होता है। तो इसमें क्या होता है? लाइन मैनेजर की विशेषता होती है कि वो अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा। किसके लिए? ये जो उसने काम किया है उसके लिए पूरा जिम्मेवार होगा, यानी कि उसने चयन किया, प्रशिक्षण किया, दिया, भर्ती किया, इन सब के लिए वो जिम्मेवार होगा। यानी कि इसका अब ये काम क्या कर रहा है? अपने ही जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसमें ही वो अपना काम कर रहा है। उस टाइम वो अपने द्वारा किए गए हर कार्य के लिए जिम्मेवार होगा। इस टाइम इसको कहेंगे लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर एक और आपको बता दूं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को देखता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेवार होता है, और फाइनेंस मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए। सेम इसी तरह से पर्सनल जो डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेवार होता है। तो होगी ना एक लाइन, एक तरह से वो अपने ही डिपार्टमेंट का उत्तरदायी होता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? एज लाइन मैनेजर। सेकंड आता है पर्सनल मैनेजर एज स्टाफ मैनेजर। अब देखो, ये जो पर्सनल मैनेजर होता है वो सभी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है उनको अपॉइंट करके उन डिपार्टमेंट को देता है, क्योंकि पर्सनल मैनेजर का काम ही क्या होता है? भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये कार्य करना होता है। और ये कार्य ये नहीं है कि वो अपने डिपार्टमेंट में भर्ती करेगा और अपने में लगाएगा, ऐसा नहीं करेगा। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें भी कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, उनको भर्ती करके देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की ज़रूरत है तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट है, ये भर्ती करके देगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ज़रूरत है तो उनको भर्ती करके देगा। तो सब में भर्ती करके ये एम्प्लॉय देगा। तो इनके जो हेड है उनके साथ क्या करेगा? वो जो हेड के है यानी कि अन्य विभागीय प्रबंधकों को भी परामर्श देगा कि आपके डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय अपॉइंट किए हैं उनकी कोई समस्या है तो उनको आपको कैसे दूर करना है। ये हमारा पर्सनल है, ये क्या करेगा? इन सब के साथ डिस्कशन करेगा कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इस टाइम क्या कर रहा है? ये आपस में ये चारों क्या है? दोनों तीनों और ये चारों आपस में एक स्टाफ की तरह इसमें काम कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं एक दूसरे को कि किस काम को किस तरह से बेटर तरीके से किया जा सकता है या एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को किस बेटर तरीके से सुलझाया जा सकता है। इस टाइम ये जो परामर्श दे रहा है इनको, तो इसके लिए क्या होगा? अगर इस परामर्श का कोई नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो इसके लिए ये जिम्मेवार नहीं होगा। क्या होगा? ये जिम्मेवार नहीं होगा। तो अब इसने क्या किया? एक स्टाफ की भूमिका के तौर पर काम किया, इसलिए इसको कहते हैं पर्सनल मैनेजर एज स्टाफ मैनेजर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों पॉइंट अच्छे ढंग से समझ आ गए होंगे। अब हम स्टडी करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की। प्रोसेस जहाँ भी आती है
उसको स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरणों में होती है, स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करना होता है। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ, उनको डिटेल में करेंगे हम। सबसे पहला है डिटरमाइनिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, की आवश्यकता का पता लगाते हैं। फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रिटेंशन, ट्रेनिंग, प्लेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और सेपरेशन, ये सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं। अब आप ये नहीं कर सकते कि पहले नंबर पे तो आपको याद आया ये लिख दिया, दूसरे नंबर पे आपको याद आया ये लिख दिया, तीसरे नंबर पे ये लिख दिया। अगर इस तरह से लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन कट। आपको ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिख रखे है नंबर वाइज, ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्या था पॉइंट आपका, डिटरमाइनिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर। अब जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, वो क्या करता है स्टाफिंग के काम का। पहला चरण ये होता है स्टाफिंग का कि फर्म के अंदर कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता कितने की है वो पता लगाता है। ये सुनिश्चित करता है कि संगठन में ठीक समय और स्थान पर पर्याप्त योग्यता के आदमी उपलब्ध हो जाए। और आवश्यकता का जो निर्धारण होता है वो किस बेस पे लगाया जाता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। क्योंकि फर्म के अंदर प्रमोशन, रिटायरमेंट भी होती है, नौकरी छोड़कर भी चले जाते हैं, पद खाली हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक फर्म के अंदर कितने एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, यानी कि रिक्रूट करना है, और किस योग्यता के व्यक्ति को रिक्रूट करना है, ये बड़ी खास बात है। सेकंड पॉइंट आता है, जब आपको आवश्यकता का पता लग जाएगा कि हमें कर्मचारी इतने अपॉइंट करने हैं, तो सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब आवश्यकता का पता लगाने के बाद आपकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू होगी। इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले तो कर्मचारी आपको किन किन सोर्स से मिलेंगे, उन सोर्स को ढूंढोगे। सोर्स के लिए आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय आपके फर्म के अंदर एप्लीकेशन दे, ठीक है। तो इसके लिए दो सोर्स होते हैं, एक तो होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स में तो वही होता है जैसे प्रमोशन कर दी, डिमोशन कर दी, ट्रांसफ़र कर दिया, यही होता है। एक्सटर्नल सोर्स के अंदर क्या क्या आता है, री एम्प्लॉइंग द फॉर्मर एम्प्लॉय, यानी कि पुराने कर्मचारियों को दोबारा बुला लो, जो पुराने कर्मचारी है उनके मित्र या रिश्तेदारों को बुला लो, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से अपॉइंट कर लो, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट दे के वैकेंसी निकाल के अपॉइंट कर लो, या फिर आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है वहाँ से भी एम्प्लॉय को लिया जा सकता है। या जो हम ये कहते हैं कि जो लेबर होती है वो गेट पे आ जाते हैं और वहाँ से जितने की ज़रूरत है आप वहाँ से रिक्रूट कर सकते हो। रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। ट्रेड यूनियन भी काफ़ी फेमस है, उनके साथ भी सौदेबाजी करके आप लेबर ले सकते हो, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनके थ्रू भी आप ले सकते हो। तो सेकंड काम क्या हो गया, आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ गया, मान लेते हैं रिक्रूटमेंट के सोर्स ढूंढ लिए। थर्ड में क्या होगा, आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्शन में ये देखा जाता है कि इसके अंदर जो योग्य एप्लीकेंट होता है उसको चुनने की कोशिश की जाती है। यहाँ ये ध्यान रखा जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी कुशलता और कार्य की जो है समानता होनी चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि जितनी ये समानता ज़्यादा होगी उतना ही संस्था को क्या होगा, ट्रेनिंग पे कम खर्चा करना पड़ेगा, फर्म के जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट होने से बच जाएंगे, और किसी विशेष काम के लिए आपको जिस गुण वाले व्यक्ति की ज़रूरत हो वहाँ वैसे ही गुण वाले व्यक्ति को चुनना चाहिए। तो ऐसे करने की काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, तो ये भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एप्लीकेशन आई है उनकी हम जांच करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। फिर जो मान लेते हैं हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग है या क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं उनको तो हम रख लेंगे, बाकी जो नहीं करते हैं उनको निकाल देते हैं। फिर उनको बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के टाइम उनसे एक खाली फार्म भरवाया जाता है, फिर उनका एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया जाता है, फिर बाद में एक फाइनल इंटरव्यू होता है, फिर एक चेकिंग रेफरेंस होती है, और फिर फिजिकल या मेडिकल होता है, और बाद में ऑन द जॉब एग्जामिनेशन, यानी कि उनको जॉब पर ट्रेनिंग दी जाती है।
तो रिक्रूटमेंट के अंदर ये जो चैप्टर आएगा उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इनको, अभी नहीं पढ़ते इनको डिटेल से। तो ये सारी प्रोसेस की जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट में ऑन द जॉब एग्जामिनेशन हो गया आपका। अब क्या होगा, प्लेसमेंट, काम पर लगाना। अब कर्मचारी के हाथ में क्या आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। वो लेटर लेकर कहाँ जाएगा, कर्मचारी जिस भी विभाग में उसको नौकरी मिलनी है उस विभाग के अधिकारी के जाकर रिपोर्ट कर देगा, यानी कि वो काम करने के लिए तैयार है। और ऐसा करने पर वो संस्था का कर्मचारी बन जाएगा। जब लेटर आ जाता है तो उस संस्था का वो कर्मचारी बन जाता है। अब जो विभाग का अधिकारी है उसकी ये ड्यूटी है कि उसको उसकी कुशलता के अकॉर्डिंग ही उसको काम दिया जाए। यानी कि वैसे तो जो चुनाव होता है वो किसी योग्यता, जिस काम के लिए हमने चुना है उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग ही चुना जाता है, पर फिर भी जो डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग ही उसको काम दे। अब इसके बाद आता है रिटेंशन, यानी कि कर्मचारी लगा लिया, फर्म में काम करने लग गया, वो कर्मचारी जो है फर्म में टिका रहे ये कोशिश की जाती है। यानी कि चयन करना अपने आप में एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है। अब जिन कर्मचारियों का संस्था में नियुक्त किया गया वो लंबे समय तक बने रहे ये कोशिश की जाती है, यानी कि छोड़कर ना जाए संस्था को। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, देखो क्या कोशिश की जाती है। एक फर्म कोशिश करती है कि उसके कर्मचारी संस्था को छोड़कर ना जाए, खुश रखने के लिए। तो पेमेंट ऑफ फेयर रेम्युनरेशन, यानी कि कर्मचारियों को काम के बदले में उचित पारिश्रमिक दिया जाता है, उनको चिकित्सा की सुविधा दी जाती है, बीमा दिया जाता है, उनको छुट्टियां भी दी जाती है और छुट्टियों के साथ पैसे भी दिए जाते हैं, यानी कि काटे नहीं जाते पैसे छुट्टियों के। बोनस वगैरह भी दिया जाता है, बच्चों की ट्यूशन फीस भी दी जाती है और उनको पदोन्नति का भी मौका दिया जाता है। लेबर रिलेशन, यानी कि जो ओनर और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके संबंध अच्छे बने रहे ये भी कोशिश की जाती है। सेफ्टी वाला पॉइंट, यानी कि अगर किसी जोखिमपूर्ण काम पर लग रहे हैं तो वो सुरक्षित भी रहे ये भी सुनिश्चित किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट नंबर पे ट्रेनिंग। अब देखो कर्मचारी को नियुक्त करने के बाद अगला कदम आता है कि उस कर्मचारी को क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उसकी जो कुशलता है जिस काम के लिए अपॉइंट किया है उसकी कुशलता में वृद्धि कर सके। अगर उसकी कुशलता में वृद्धि होगी तो देखो संस्था को भी, कर्मचारी को भी लाभ होगा और संस्था दोनों को लाभ होगा, क्योंकि ट्रेनिंग से क्या होगा, कर्मचारियों की कुशलता तो बढ़ जाएगी जिससे उनका भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा, और प्रशिक्षण कर्मचारियों को सुरक्षा भी देगा, ठीक है, वे ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। और दूसरा इससे क्या होगा, फर्म को जो है फर्म में दुर्घटना नहीं रहेगी होएगी, यानी कि अच्छी किस्म का माल बनेगा, तो इससे संस्था को भी लाभ होता है और कर्मचारी को भी लाभ होता है। इसके बाद आता है, अब देखो हमने कर्मचारी को ट्रेनिंग देने तक का काम कर लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद कर्मचारी काम पर लग गया, इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वास्तव में जो काम कर रहा है उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है। इसमें ये देखा जाता है कि कर्मचारी जितनी योग्यता है क्या उस योग्यता के अनुसार वो काम कर रहा है, तो इसके लिए उसको सौंपे गए काम की वास्तविक जांच की जाती है। और फिर देखा जाता है अगर प्रतिकूल परिणाम आते हैं, यानी कि उसको जो काम सौंपा दिया गया, जो ट्रेनिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो उसको फिर ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती है और उसको यानी कि रिजल्ट फेवर लाने के लिए कोशिश की जाती है। अगर फिर भी संभव नहीं होता तो कर्मचारी की बदली किसी दूसरे काम पर कर दी जाती है। अब आता है प्रमोशन। प्रमोशन कब होता है, और प्रमोशन होता है तब क्या होता है, देखो प्रमोशन होता है ऊपर वाली पोस्ट पे। ऊपर वाली पोस्ट पे जाने से क्या होगा, सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, बेटर स्टेटस मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर रेपुटेशन मिलेगी, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से प्रमोशन के कई सारे फायदे होते हैं। ट्रांसफ़र में क्या होता है, कर्मचारी को आवश्यकता के अनुसार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में
भेजकर उसकी जो भी कुशलता है या जो स्किल है उसका पूरा प्रयोग किया जाता है। अगला आता है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है, कर्मचारी को काम से अलग करना। अब देखो कर्मचारी को काम से अलग करने की भी कई तरीके होते हैं। सबसे पहला है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कब होती है, जब कर्मचारी की किसी काम को करने की मैक्सिमम एज कंप्लीट हो जाती है तब उसको काम से अलग कर दिया जाता है। दूसरा है टर्मिनेशन, यानी कि कर्मचारी को बार बार समझाने चेतावनी देने के बाद भी उसके काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है, यानी कि असंतोषजनक ढंग से वो काम कर रहा है तो उस कर्मचारी को काम से निकाल दिया जाता है। थर्ड आता है छंटनी। छंटनी में क्या होता है, कई बार कुछ कंपनियां जो होती है आर्थिक कठिनाई यानी कि उनके पास पैसे की दिक्कत होती है तो वो कर्मचारियों को निकाल देती है। कई बार कंपनी कुछ नई टेक्निक को यूज़ करती है। नई टेक्निक को यूज़ करती है तो आधुनिकीकरण जिसको कहते हैं, तो जो एम्प्लॉय उस आधुनिकीकरण के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या हम कहते हैं कि जैसे कि हम लेते हैं कि पहले जो अपना जो काम था वो मैनुअल काम होता था क्लरिकल का, आजकल क्या होने लगा, सारा कंप्यूटर पे होने लगा। तो हम मान के चलते हैं कि एक फर्म जिसमें पहले 100 आदमी एज ए क्लरिकल काम करते थे, ठीक है, अब कंप्यूटर आ गया, 100 आदमियों का काम 10 आदमी कर लेते हैं। तो अब उन 100 में से 90 की कंपनी उनको निकालेगी, छंटनी करेगी, रखेगी किनको, 10 को, उन्हीं बंदों को रखेगी जो ये नया काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम रिट्रेचमेंट, छंटनी करना। तो ये थी हमारी प्रोसेस इसकी। अब आता है कंपोनेंट। ये ध्यान रखना कई बार आ जाता है 2 नंबर में कि कंपोनेंट कौन सी है। रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कर्मचारियों के को विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है, उनको एप्लीकेशन देने के लिए मोटिवेट किया जाता है, यानी कि इसमें ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। किसको, रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। सेकंड आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, ऊपर देखो इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए। इसके अंदर क्या होता है, कुछ जांच होती है, इसके द्वारा योग्य आवेदकों को तो जो पूर्व निर्धारित आपकी संख्या है उसके अकॉर्डिंग रख लिया जाता है और बाकी की एप्लीकेशन निकाल दी जाती है। तो इसमें एप्लीकेशन की छंटनी करके कम किया जाता है। तो इसको हम कौन सी प्रोसेस कहेंगे, नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसमें ढेर सारी एप्लीकेशन में से आप योग्य आवेदकों की एप्लीकेशन तो रखते हो और जो आपकी अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हो। इस कारण एप्लीकेशन की संख्या कम होती है, इस कारण इसको नेगेटिव प्रोसेस कहती हैं। अब आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कर्मचारियों को सिखाया जाता है या उनका जो स्किल होता है उसको और निखारा जाता है, यानी कि उनके स्किल में वृद्धि की जाती है ट्रेनिंग देकर। तो ये हमारा चैप्टर था रिक्रूटमेंट का। इसके कुछ क्वेश्चन हैं लॉन्ग आंसर टाइप। तो स्टूडेंट अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।